देखिए पृथ्वी अंदर से कैसी है ना, इस बात का अंदाजा आपको लगभग लग ही गया है। और ये कैसे लगा है? किसी व्यक्ति ने जाकर बताया है क्या कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? कोई पृथ्वी के केंद्र तक गया है क्या? नहीं गया। पर फिर भी हमें पता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। भूकंपीय तरंगे जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं पृथ्वी पर, उनको स्टडी करके जोग्राफर्स ने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना अर्थ का वो डिस्क्राइब किया है, जिसको डिफरेंट नेम दिए गए। जैसे सबसे ऊपरी परत जिस पे हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, इसे क्या नाम दिया गया है? भूपर्पटी। क्या नाम दिया गया है? भूपर्पटी। इंग्लिश में कहा जाता है क्या? क्रस्ट। क्रस्ट पर हम रह रहे हैं। और ये जो क्रस्ट है ये लावा के जमने से बनी है। किसके जमने से बनी है? लावा के जमने से, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अभी भी लावा भरा हुआ है, पर उसे हम लावा नहीं कहते, हम उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। भूपर्पटी के नीचे मैग्मा चेंबर है, जिसे क्या कहा जाता है? आवरण। क्या कहा जाता है? आवरण। एक और नाम है इसका प्रवार। हिंदी में दो नाम है, आवरण या प्रवार, इंग्लिश में नाम है मेंटल। और थर्ड पार्ट है क्या? कोर, केंद्रीय भाग। ये भी मैग्मा है, पर ये कैसा मैग्मा है? बहुत गाढ़ा, बहुत गाढ़ा। जैसे ये जो है ये है मेंटल, ये जो लावा है, ये जो मैग्मा है, ये थोड़ा सा कम गाढ़ा है ना, जैसे दूध जैसा। किसके जैसा है? दूध के जैसा। पर ये जो मैग्मा है जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है केंद्रीय भाग में, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? गाढ़ा है। किसके जैसा? शहद जैसा। और ये वाला जो सबसे सेंटर वाला भाग है, ये तो जम चुका है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये भाग जो है ये क्या हो चुका है? ठोस बन चुका है। क्या बन चुका है? ठोस। तो पृथ्वी के दो भागों में आपको ठोस अवस्था मिलेगी। एक तो कौन सा हिस्सा? ये वाला क्रस्ट। क्रस्ट पे आपको ठोस चीज मिलेगी, और आपको केंद्रीय भाग में भी क्या मिलेगी? ठोस चीज। तो ठोस है, सॉलिड है, कोर भी और हमारी भूपर्पटी भी। ठीक है। प्लस भूपर्पटी को भी फर्दर क्या किया गया है? पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भूपर्पटी को भी क्या किया गया है? पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर? धातुओं की उपलब्धता के आधार पर। ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऐसे ही मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है। और क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, अंतः मतलब आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। दो भाग है। तो कौन सा भाग ठोस है? आंतरिक क्रोड ठोस है कि बाह्य क्रोड ठोस है? आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस है। यहां तक की पिक्चर आपको समझ में आ रही है ना? अब अगर हम ध्यान से देखें तो दो नाम और हमें मिलते, तीन नाम और मिलते हैं। एक नाम है सियाल, ठीक है, और सीमा और निफ। ये जो नाम दिए गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, ये दिए गए हैं धातुओं की उपलब्धता के आधार पर। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वहां पे सिलिकॉन के साथ किसकी अधिकता है? एल्यूमिनियम की। क्या ज्यादा है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सियाल। फिर सिलिकॉन के साथ किसकी अधिकता है? मैग्नीशियम की। किसकी अधिकता है? मैग्नीशियम की। तो उसका नाम क्या पड़ा है? सीमा। और जो केंद्रीय भाग है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, बिल्कुल सेंटर वाला भाग, यहां पर निकिल और फेरस जैसी धातुएं, निकिल और फेरस जैसी भारी धातुएं सब जाकर कहां जम गई? नीचे। उसकी वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? निफ। तो सियाल क्या है, सीमा क्या है और निफ क्या है, समझ में आ रहा है? पहले तो ज्योग्राफर्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल और कोर ये नाम दिए थे, बट समय के साथ उन नामों को चेंज किया गया। क्या नाम दिए गए? सियाल, सीमा और निफ। ये भी पॉपुलर है। इसके अलावा भी और कुछ नाम प्रयोग किए गए हैं अलग अलग ज्योग्राफर्स द्वारा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बेरी स्पेयर किसे कहा जाता है? क्या कहा, क्या नाम प्रयोग किया? बेरी स्पेयर किसे कहा जाता है? आपसे अगर पूछा जाए और ऑप्शन दिए जाएं, भूपर्पटी को, मेंटल को कि क्रोड को, बेरी स्पेयर किसे कहा जाता है? अब आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की संरचनाओं को अन्य नामों से भी और डिनोट किया गया, जैसे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरी स्फीयर। ये चार और नाम है, एक अलग तरह का वर्गीकरण, उसे भी देखते हैं। देखो अब हम एंटर कर रहे हैं कहां पर? अगले टॉपिक पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगला जो टॉपिक है
वो है अपना डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता। इसके साथ मैं आपको एक दूसरा वर्गीकरण बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो हमारी जो सियाल है ना, ऊपरी क्रस्ट, सियाल जो है ऊपरी क्रस्ट है या नहीं है ना, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है इसे? लिथोस्फीयर। जिसपे हम रह रहे हैं ये लिथोस्फीयर है। जैसे लिथोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, यही तो 3 मेजर टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। इन पे हम वर्क करते हैं। फिर आता है लिथोस्फीयर के नीचे का एक क्षेत्र, ठीक है, इसका नाम रखा गया है क्या? एस्थेनोस्फीयर। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्मा है ना, यहाँ पे जो मैग्मा है उस मैग्मा का घनत्व बाकी के मैग्मा से कम है, इसीलिए ये वाला जो मैग्मा वाला हिस्सा है ये इस मेंटल वाले अन्य मैग्मा के स्तर पर तैर रहा है। इसे नाम दिया गया है क्या? एस्थेनोस्फीयर। और नीचे का जो मैग्मा है उसे नाम दिया गया है क्या? मीसोस्फीयर। तो क्रस्ट को हम कह सकते हैं क्या? लिथोस्फीयर। मेंटल को हम क्या कह सकते हैं? आवरण को क्या कह सकते हैं? मीसोस्फीयर। तो कोर को हम क्या कहेंगे? बेरिस्फीयर। यही तो मैंने आपसे पूछा था, बेरिस्फीयर किसे कहा जाता है? तो बेरिस्फीयर किसे कहा जाता है? क्रोट को कहा जाता है। और मीसोस्फीयर किसे कहा जाता है? मेंटल को, ठीक है। और लिथोस्फीयर कहा जाता है क्रस्ट को। और मीसोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच का जो क्षेत्र है जहां पे घनत्व कम है, किसका? लावे का, उसे क्या नाम दिया गया है? एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये याद रहेगा। किसके साथ? सियाल, सीमा और बाकी इन टर्म्स के साथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? भूपर्पटी क्या होती है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, समझ में आया? केंद्रीय भाग कौन सा, ऊपर वाला भाग कौन सा? फिर सियाल, सीमा, ये नाम क्यों दिए गए? धातु की उपलब्धता के आधार पर। और अलग ज्योग्राफर्स ने फिर ये अलग नाम भी दिए, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक नेक्स्ट चीज को समझते हैं। देखो हमने जब भूपर्पटी को डिस्कस किया था तो हमने एक चीज देखी थी, वो पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है? 0.5% पार्ट है। और जो मेंटल है वो कितना है? 83%। और जो हमारा क्रोड है, केंद्रीय भाग है, वो कितना प्रतिशत है? 16% है। तो भूपर्पटी 0.5% और मेंटल 83% और क्रोड कितना? 16%। अगर इन सबको हम जोड़ भी दें तब भी ये होता है कितना? 99.5% होता है कि नहीं होता है? तो ये जो 0.5% पृथ्वी बची, ये कौन सी पृथ्वी है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जब हम ऊपरी क्रस्ट में होते हैं, ऊपरी भूपर्पटी में होते हैं, अब इसको पार करके जब हम नीचे जाते हैं तो निचली भूपर्पटी आ जाएगी। अपर क्रस्ट से हम कहां एंटर करेंगे? लोअर क्रस्ट में। तो जब हम अपर क्रस्ट को पार करके लोअर क्रस्ट में एंटर करेंगे, ऊपरी भूपर्पटी से निचली भूपर्पटी में प्रवेश करेंगे, तो क्या हमें पता चल जाएगा तुरंत कि ऊपरी भूपर्पटी समाप्त हो गई, निचली भूपर्पटी स्टार्ट हो गई है? क्या वहां पे नोटिस बोर्ड लगे हैं क्या कि ऊपरी भूपर्पटी की सीमा समाप्त, कोर की सीमा प्रारंभ, मेंटल की सीमा प्रारंभ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। वहां पर एक क्षेत्र आता है, एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसे हम कह नहीं सकते हम कहां हैं, हम भूपर्पटी में हैं कि हम मेंटल में हैं कि हम क्रोड में। एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रांजिशनल पीरियड आता है। जैसे आप फ्रीगंज में एंटर करते हैं तो शुजालपुर की सीमा शुरू हो जाती है ना, शुरू हो जाती है, तो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। कहते हैं हम शुजालपुर आए भी हैं, नहीं भी आए, शुजालपुर में है भी और नहीं भी, क्योंकि हमारी मंजिल से हम कहां होते हैं? काफी दूर। अभी फाटक क्रॉस करना है, फ्रीगंज क्रॉस करके कहां आना है? यहाँ मेन बस स्टैंड तक, तभी तो कहेंगे कि हम हाँ शुजालपुर में आ गए हैं। ऐसे ही ऐसे क्षेत्र पृथ्वी के अंदर जिनके बारे में अभी जानकारी बहुत कम है, जो अन्य क्षेत्रों से क्या है? बहुत अलग है, उन क्षेत्रों को नाम दिया गया है डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धताएं। और असंबद्धताएं टोटल 5 है जिनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। कितनी असंबद्धताएं हैं? 5। उनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये कहां पर मिलेंगी? दो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में। जैसे ऊपरी भूप्रॉपर्टी और निचली भूप्रॉपर्टी के बीच में कौन सी असंबद्धता है, ये एग्जामिनर पूछेगा। फिर निचली भूप्रॉपर्टी से स्टार्ट हो जाता है ऊपरी आवरण, तो निचली भूप्रॉपर्टी और ऊपरी आवरण के बीच में कौन सा क्षेत्र है, ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा ऊपरी आवरण और निचले आवरण के बीच के क्षेत्र को, असंबद्धता को क्या कहा जाता है। फिर निचले आवरण और बाह्य क्रोट के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा बाह्य और आंतरिक क्रोट के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है। तो टोटल कितनी जगह असंबद्धताएं मिलेंगी हमें? 5, ठीक है।
इन्हें आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली असंबद्धता है कोनराड असंबद्धता। क्या नाम है असंबद्धता का? कोनराड असंबद्धता। जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उन्हीं के नाम पर इनके नाम पड़े हैं। तो कोनराड असंबद्धता है किसके बीच में, अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में कौन सी असंबद्धता है? कोनराड। फिर आते हैं दूसरी असंबद्धता पर, कौन सी है वो? मोहविसिक। ठीक है, तो मोह असंबद्धता किनके बीच में है? तो क्या कह सकते हैं? निचली भूपर्पटी के बीच में और ऊपरी आवरण। निचली भूपर्पटी और ऊपरी आवरण के बीच में कौन सी असंबद्धता है? मोह असंबद्धता। ऐसे ही तीसरी असंबद्धता कौन सी है? रेपेटी। कौन सी असंबद्धता? रेपेटी। रेपेटी असंबद्धता है ऊपरी आवरण और निचले आवरण के बीच में। जो निचला आवरण है और ऊपरी आवरण है उसके बीच में कौन सी असंबद्धता है? ये यहां पे रेपेटी। तो पहली कौन सी है? कोनराड। दूसरी कौन सी है? मोह। और तीसरी कौन सी है? रेपेटी। अब जैसे ही हम आवरण से कहां प्रवेश करेंगे? क्रोड में। ठीक है, निचले आवरण से कौन सा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है? क्रोड का। कौन सा क्रोड? बाह्य क्रोड। यहां पे आपको मिलेगी गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये किसके बीच में है? निचले आवरण और बाह्य क्रोड के बीच में। बाह्य क्रोड के बीच में ये असंबद्धता है गुटेनबर्ग। और फिर आती है पांचवी असंबद्धता जो सबसे बाद में अभी खोजी गई है, लेहमैन। कौन सी असंबद्धता? लेहमैन। ये बाह्य क्रोड और किसके बीच में है? आंतरिक क्रोड के बीच में। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में कौन सी असंबद्धता मिलेगी हमें? लेहमैन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कोनराड असंबद्धता कहां होती है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है निचले आवरण और ऊपरी आवरण के मध्य की असंबद्धता को क्या कहा जाता है? नाम और 5 ही ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको ये नामों के साथ मिलेंगे। तो असंबद्धता समझ में आया? डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी का वो क्षेत्र है जो संक्रमण क्षेत्र है, जहां पे हम ये कह नहीं सकते कि हम आवरण में हैं कि भूपर्पटी में, आवरण में है कि क्रोड में, उसे नाम दिए गए हैं असंबद्धता। इसके साथ पृथ्वी कंप्लीट होती है, 100% कवर होती है। यहां तक की पिक्चर समझ में आ गई? बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे? लिथोस्फीयर को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर को पढ़ेंगे, फिर कंप्लीटली उसको डिस्कस करने के बाद किस पर वर्क करेंगे? हाइड्रोस्फीयर पे। और फिर लास्ट में वर्क करेंगे किस पे? एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये 3 टॉपिक हुए और उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या हो जाती है? खत्म। यहां तक बात समझ में आ गई? तो लिथोस्फीयर को स्टार्ट करें। लिथोस्फीयर मतलब वो हिस्सा जिसपे हम रह रहे हैं, यही वो हिस्सा है। तो आपको पता ही है दुनिया में देश है बहुत सारे, और बहुत सारे देशों का एक समूह भी है। जैसे एशिया एक रीजन है, यूरोप एक रीजन है, अफ्रीका एक रीजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल टर्म क्या है इनके लिए? महाद्वीप। इनके लिए क्या टर्म प्रयोग किया जाता है? महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों को हमें डिस्कस करना है लिथोस्फीयर में। हमारा काम ये होगा कि लिथोस्फीयर में हम इन 7 महाद्वीपों पे काम करेंगे। तो आगे बढ़े। उसे डिस्कस करने से पहले हम कुछ थ्योरीज को देखेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, तो उस पे आते हैं। सबसे पहले वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक और थ्योरी है इसके ही जैसी है लगभग, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये, वो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। क्या है वो? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। उसकी बाद में बात करेंगे। पहले ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आप में से दुनिया का नक्शा कितने लोगों ने देखा है? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा जिसमें 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, 5 महासागर दिखाई देते हैं। वर्ल्ड मैप देखा है आप लोगों ने? ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है बहुत दुख की बात है, आपने दुनिया नहीं देखी मतलब। बाकी लोगों ने तो दुनिया देख ली है। तो जिन लोगों ने दुनिया नहीं देखी है एक बार दुनिया जरूर देखिएगा। कहां पर? मैप पर। तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। हालांकि नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखो
दुनिया में एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा, इसे नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, इसे साउथ अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पानी पानी भरा है, यहाँ पर भी पानी पानी भरा है। फिर एक क्षेत्र आता है यहाँ पे, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा गया है क्या, यूरोप, और एक को क्या कहा गया है, एशिया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका, और ठीक है कोने में आपको मिलेगा एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका। ऐसे टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं हमारे 7 महाद्वीप। ये सातों महाद्वीप पहले एक थे, ये सातों महाद्वीप पहले क्या थे, एक, आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा मानना है इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में यह माना जाता है कि पूरे जो सातों महाद्वीप हैं वो सब पहले एक थे, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए। ये सब आपको पहली बार बताया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम पूछा जाता है कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसने, पहली बार किस व्यक्ति को क्लिक हुआ कि हाँ ये सभी सातों महाद्वीप पहले एक रहे होंगे, आज से लाखों साल पहले ये क्या रहे होंगे, एक। तो यहां पर नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन को आपके सामने रखा और महाद्वीपों के फैलाव को, महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर जाने की थ्योरी को आपको बताया। नाम याद रहेगा, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या कहा कि जो आज हम सातों महाद्वीप देख रहे हैं ना, पहले एक थे ऐसे। ये देखो उत्तर अमेरिका मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण अमेरिका, ये यूरेशिया, मतलब इसमें यूरोप भी आ गया और क्या आ गया, एशिया भी आ गया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये देखो इंडिया दिख रहा है आपको। ये सारे जो महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप हैं, ये पहले क्या थे, एक। ऐसा कहना है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन में। तो इन्होंने एक चीज भी कही कि देखिए जब ये अलग अलग है तो हम इन्हें नाम दे रहे हैं, उत्तर अमेरिका कह रहे हैं, दक्षिण अमेरिका कह रहे हैं, पर जब ये एक थे तब इन्हें क्या कहा जाता था, तो उस समय तो कोई व्यक्ति था नहीं जो इन्हें नाम देता। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जब इन्हें पढ़ा और इन्हें एक किया तो इन्होंने इसे नाम दे दिया। इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, ये जो आपको एक सिंगल यूनिट दिख रहा है ना, इस पूरे क्षेत्र को नाम दे दिया पेंजिया। क्या नाम दे दिया, पेंजिया। पेंजिया मतलब वो विशाल महाद्वीप जो सातों महाद्वीपों को मिलाने से बनता है, उसे क्या नाम दे दिया, पेंजिया। फिर इन्होंने कहा कि देखो इसके चारों ओर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है इसके चारों ओर, पानी। तो ये है विशाल महासागर, ये बन गया विशाल महाद्वीप। ये क्या कहलाया, विशाल महासागर। इसे नाम दिया गया पैंथलासा। इसे क्या नाम दिया गया, पैंथलासा। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार जो विशाल महाद्वीप था उसका नाम क्या था, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार पैंथलासा क्या था। तो पैंथलासा क्या था, विशाल सागर, और पेंजिया क्या था, विशाल महाद्वीप। तो सबसे पहले सभी सातों महाद्वीप संयोजित रूप से क्या कहलाते थे, महान महाद्वीप, या क्या नाम दिया गया था इसे, पेंजिया। सातों महाद्वीपों का एक स्वरूप क्या कहलाता था, पेंजिया। और इसके चारों ओर जो विशाल सागर था एक विशाल सागर। आज तो 5 महासागर है पर पहले एक ही था, तो उसे नाम क्या दिया गया है, पैंथलासा। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, पेंजिया और पैंथलासा रहेंगे यार। किससे जुड़े हैं हमारे, महाद्वीपीय विस्थापन से, महाद्वीपीय विस्थापन से। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखो पृथ्वी जीवित ग्रह है, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ वो समझते हैं। अभी तक आप ये समझ चुके हो कि पृथ्वी की भूपर्पटी का जो हिस्सा है उसके नीचे मैग्मा है, मैग्मा है, उस पर भूपर्पटी तैर रही है, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ये जो विशाल महाद्वीप था इसमें क्रेक उत्पन्न हो गए। क्रेक मतलब दरारें, और ये टूटने लगा और पृथ्वी घूम रही है, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। इसकी वजह से ये जो टुकड़े हुए पृथ्वी इसके पेंजिया के, ये टुकड़े धीरे धीरे और दूर चले गए, एक दूसरे से क्या चले गए, दूर। तो बेसिकली पेंजिया का विखंडन हुआ। किसका विखंडन हुआ, पेंजिया का। कैसे, उसको ध्यान से समझिएगा। ब्रेकडाउन ऑफ पेंजिया को समझते हैं, पेंजिया का विखंडन कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पेंजिया था, ठीक है, ये टूटा सबसे पहले 2 भागों में। देखो ध्यान से, कितने भागों में टूटा, 2 भागों में। ये कौन सा भाग है, उत्तरी भाग। ये कौन सा भाग है, उत्तरी भाग। और ये कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। 2 भागों में टूटा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। आपको भारत दिख रहा होगा, देखो
भारत पेंजिया के कौन से हिस्से में चला गया? दक्षिणी हिस्से में चला गया। जब पेंजिया टूटा कितने भागों में? 2 भागों में। तो इसके उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग है इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ये कहलाया अंगारा लैंड, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। आप जब भी ज्योग्राफी उठाओगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें पहली लाइन आप ये पढ़ोगे, भारतीय प्रायद्वीप प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड मतलब क्या? जब पेंजिया टूटा था तो उसका जो दक्षिणी भाग था वो क्या कहलाया? गोंडवाना भाग। ठीक है। और उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और इन दोनों के बीच में देखो जल क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? जल क्षेत्र। जल क्षेत्र मतलब पानी आ गया। इस क्षेत्र को नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो जल क्षेत्र था वो क्या कहलाया? टेथिस सागर, जहां पर आज हिमालय खड़ा है। टेथिस सागर वो क्षेत्र है जहां पर आज हिमालय खड़ा है। पहले वहां पर टेथिस सागर था। इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि हिमालय पर मछलियों की डेड बॉडीज मिली है, जीवाश्म मिले। तो हिमालय पे मछलियां क्या करने गई थी? वो भी खारे पानी की मछलियां। तो इससे प्रूव होता है कि हिमालय जहां आज है वहां पर क्या था? टेथिस सागर था। ऐसे ही राजस्थान जो है समुद्र से काफी दूर क्षेत्र है, वहां पर खारे पानी की झीलें मिली हैं। डिडवाना, सांबर, ये झीलें मिली हैं। तो राजस्थान में वो खारा पानी कहां से आया? वो टेथिस सागर के ही तो अवशेष हैं। पहले एक विशाल सागर था। कहां पर? जहां पर आज हिमालय स्थित है, उत्तरी भारत स्थित है। ठीक है। क्योंकि अभी देखो भारत यहां है, अभी धीरे धीरे भारत देखो खिसकेगा और कहां आ जाएगा? यहां पे। ये वर्तमान स्थिति, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। इसको एक वीडियो में देखने की कोशिश करना, एक वीडियो में देखने की कोशिश करना। अभी मैं यहां पे डालूंगा ना तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। किसका इशू आ जाएगा? कॉपीराइट का, है ना। यूट्यूब पे अगर वो पहले से अवेलेबल होगा तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो के रूप में देखना कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे ये पेंजिया टूटा 2 भागों में और फिर धीरे धीरे फर्दर डिवाइड हो गया कितने भागों में? 7 भागों में। स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो सबसे पहले इन नामों पे वर्क कर लें। 3 नाम और बढ़ गए। अभी तो क्या नाम बढ़े थे? 2, पेंजिया और पैंथलासा। तो पेंजिया क्या है, पैंथलासा क्या है, याद रहेगा। पेंजिया, पैंथलासा के बाद 2 नाम और ऐड करना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो सागर बना उसे क्या नाम मिला? टेथिस सागर। तो 3 नाम और बढ़ जाते हैं। तो नॉर्दर्न जो पार्ट था, उत्तरी भाग था, उसे क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। एक और नाम दिया गया उसे, लोरेशिया। क्या कहा गया? लोरेशिया, है ना। ये लोरेशिया भी कहलाता है, अंगारा लैंड भी कहलाता है। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसे नाम दिया गया क्या? गोंडवाना। दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया? गोंडवाना। और इन दोनों के बीच में जो जल क्षेत्र बना, ये पानी वाला हिस्सा, इसे क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो जल क्षेत्र था उसे क्या कहते हैं? टेथिस सागर। तो गोंडवाना, अंगारा और टेथिस सागर, ये 3 नाम और याद रह जाएंगे। फिर धीरे धीरे अंगारा लैंड भी टूटा और गोंडवाना लैंड भी टूटा। ठीक है। तो फर्दर वर्गीकरण कैसे हुआ उस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो, आज से 200 मिलियन साल पहले पेंजिया था। फिर ये 135 मिलियन आते आते पेंजिया 2 भागों में टूट गया। देखो ध्यान से, कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर आज से 65 मिलियन ईयर पहले, ये देखो ये भारत है ना, ये देखो धीरे धीरे खिसक रहा है। यहाँ पे भारत, अब ये देखो मेडागास्कर से अलग हो गया, खिसक गया है, ये यहां तक आया है चल के भारत धीरे धीरे। तो जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से ही निकला है क्या? उत्तर अमेरिका। जो हमारा अंगारा लैंड है, इससे कौन कौन अलग हुए? उत्तर अमेरिका। कौन अलग हुआ? उत्तर अमेरिका और यूरोप, है ना। यूरोप अलग हुआ और एशिया। ये जो 3 महाद्वीप है ये किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड के। फिर अब ध्यान से देखो, गोंडवाना लैंड, ये वाला गोंडवाना लैंड है ना। तो गोंडवाना लैंड से कौन कौन अलग हुए? सबसे पहले तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था। ये रहा दक्षिण अमेरिका, ये गोंडवाना का ही तो हिस्सा था दक्षिण अमेरिका। फिर अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये भी किसका हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था। ऐसे ही अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका भी किसका हिस्सा? गोंडवाना का। और ऐसे ही ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी किसका हिस्सा था? और ये रहा हमारा भारत, तो भारत भी किसका हिस्सा था पहले? गोंडवाना का। तो कह सकते हैं ज्यादा बड़ा क्षेत्र था कौन? गोंडवाना। और छोटा क्षेत्र था कौन? अंगारालैंड। ये नाम याद रहेंगे। कौन सा महाद्वीप किसका हिस्सा है? देखो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया किसका हिस्सा थे? अंगारालैंड का। और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। यहां तक पिक्चर समझ में आई है ना? ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब हम एक एक करके इन्हीं महाद्वीपों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एशिया महाद्वीप पर ज्यादा वर्क करेंगे क्योंकि भारत किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। बाकी के अन्य महाद्वीपों को भी जानेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे और उन्हें लोकेट करेंगे दुनिया के नक्शे में। तो दुनिया घुमाने वाले हैं आप, क्या घूमने वाले हैं? पूरी दुनिया। और बहुत सारे फैक्ट्स वहां से पूछे जाते हैं, उन पे हम वर्क करेंगे। तो आगे बढ़े। वो क्योंकि उसको वो गति नहीं मिल पाई ना, वो एक प्लेट है, इसी चीज को बताया गया है किसके द्वारा? आगे एक और व्यक्ति द्वारा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी मतलब भूपर्पटी, ये जो भूपर्पटी है एक यूनिट नहीं है, एक नहीं है, क्या है? बहुत सारी प्लेटों का समूह है। और ये प्लेटें खिसक रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कुछ प्लेटें ऐसी मूव कर रही हैं, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है। तो इन प्लेटों को गति मिली हुई है। तो वो जो मेडास्कर है उसको वो गति नहीं मिली, उसका विस्थापन कैसा हुआ? बहुत धीमा, तो वो वहीं रह गया। पर भारत का विस्थापन बड़ी प्लेट थी ना, तो उसका विस्थापन क्या हुआ? तेजी से। तो वो कर्क रेखा तक आ गया, भूमध्य रेखा को पार करके। तो हमने वो चीज स्टेप बाय स्टेप देखी, ऑब्जर्व किया है। तो वो आइलैंड वहीं पे, मेडास्कर कहते हैं उसे आज। क्या कहते हैं? मेडास्कर। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देखो ये कहता है, ये है दुनिया, ये है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये है ना आज। ये सब ऐसे अस्तित्व में आए हैं, पर ये सब एक नहीं है। देखो ये आपको जो लाइनें ड्रॉ की गई ना, ये बता रही है कि ये प्लेट है। जैसे पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागर है ना, तो पैसिफिक प्लेट है। ऐसे ही अंटार्कटिका प्लेट है। ऐसी टोटल 7 मेजर प्लेट है और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। मेजर प्लेटें कितनी हैं? 7। और माइनर प्लेटें कितनी हैं? और ये सब स्थिर नहीं है, गति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। ये एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं कुछ प्लेटें, और कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास भी आ रही है। जैसे अगर आप देखें, ये जो भारतीय प्लेट है ना, ऐसे दबाव लगा रही है किस पर? यूरेशियन प्लेट पे। और ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे टकरा रही है भारतीय प्लेट। इसी से तो कहते हैं हम कि हिमालय हर साल क्या हो रहा है? ऊंचा। ये है आपकी इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में ऐसे टकरा रही। देखो जब भी दो प्लेटें टकराती है ना, तो 3 संभावनाएं होती हैं। जब दो प्लेटें टकराएंगी तो जो भारी प्लेट है, ठीक है, और एक हल्की प्लेट है, तो उनके बीच में ये संभावना हो सकती है कि भारी प्लेट कहां जाए? नीचे, और हल्की प्लेट कहां आए? ऊपर। तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं जब दो प्लेटें टकराती हैं। या दोनों प्लेटें अगर भारी हैं तो दोनों प्लेटें क्या करेंगी? ऐसे नीचे जाएंगी। और अगर दोनों प्लेटें हल्की हैं तो कैसे जाएंगी? ऊपर। दबाव लगेगा ना। तो एक तो ये संभावना जब एक हल्की और एक भारी प्लेट हो, तो ये संभावना जब दोनों भारी हो तो ऐसे नीचे मुड़ती हैं, और जब दोनों हल्की प्लेटें हो तो कहां उठती हैं? ऊपर। हिमालय के केस में यही है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ही लगभग समान घनत्व की प्लेटें हैं। इसीलिए जब उन दोनों का टकराव हुआ तो एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम किस रूप में जानते हैं? हिमालय। और अभी भी हिमालय जो है अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें अभी दबाव लगाना बंद कर दी क्या एक दूसरे पे? नहीं, अभी भी ये दबाव लग रहा है। इसलिए कहते हैं हम हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है। कैसा पर्वत है? नया। अभी अभी बना, 70 लाख वर्ष पहले। कितने साल पहले बना? 70 लाख वर्ष पहले। कौन? हिमालय, सबसे नया पर्वत। रखेंगे याद। तो प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो दी थी किसने? आपसे पूछा जाता है तो नाम आता है टूजो विल्सन। 1969 में टूजो विल्सन ने ये चीज आपके सामने प्रस्तुत की थी और बताया था कि पूरी भूपर्पटी क्रस्ट जो है 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो इन प्लेटों को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आया समझ में?